स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो जो पेपर है हमारा सेट 1 का काफ़ी इजी आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। आंसर मैंने ये लिख रखे हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स में जो है हमारे पास न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने छोटा सा ग्राफ भी बना दिया है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, और यही अगर स्लोप पूछ लेता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होती है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन हमेशा से थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करते हैं, बट कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलेरेटेड मोशन है, बिल्कुल है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड के बावजूद, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो इसलिए जो है उसके अंदर डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें क्या आ जाती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाती है। लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन है। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ट्रू है। कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये है तो ट्रू बात भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होती है हमारी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? v²/r। तो लेकिन ये बात इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती कि एक्सेलरेशन इस वजह से, एक्सेलरेशन का कारण मैंने बताया क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है वो। तो वो तो उस एक्सेलरेशन का नाम है, तो हैं तो दोनों ट्रू, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना होगा? ऑप्शन बी चूज करना होगा। ऑप्शन बी का मतलब दोनों ट्रू हैं, बट जो है जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसने ये नहीं कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, डेसिमल प्लेस 2 रहने चाहिए। यानी कि ये तो कंफ्यूजन है थोड़ी सी। 2 डेसिमल प्लेस, तो अगर 2 डेसिमल प्लेस कहें तो 10 के बाद तो ये 3.54 बनता है। 2 को अपन निगलेक्ट कर दें तो 8 आएगा। 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, 3 को निगलेक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा। 3.54 2 डेसिमल प्लेस तक। वैसे उसको बताना चाहिए था 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए, डेसिमल प्लेस तो लोअर क्लासेस की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारे न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हो गई। तो एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या है? सिर्फ मोमेंटम को टाइम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का t2 माइनस t1। तो एक्सटर्नल फोर्स के बच्चों ने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा होता है तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन, बट हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? एक्सटर्नल फोर्स आंसर आएगा इसका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा? तो ये वाला केस है, ऐसे फेंका है प्रोजेक्टाइल को, ना कि किसी एंगल पर फेंका है। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? 0 डिग्री हो जाएगा। उसने एंगल पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। स्टेट एंड डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों को कई बार कहा जाता है कि ये करनी ही करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन जो किया जाता है बॉडी के ऊपर, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हल्का सा हमको प्रूव भी करना होगा कि वाकई वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया स्मॉल अमाउंट वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जो है
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल वर्क डन के लिए। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू पुट कर दी a इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये बहुत बार करवाया जाता है। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई प्रिंट आउट निकलवाना चाहे। बाकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हाफ ईयरली के लिए भी इसको याद कर ही लेना बच्चों। तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। इसने कोई स्पेसिफाई ना तो मेथड स्पेसिफाई किया ना ही इक्वेशन कहीं भी कौन सी करनी, तो हमने अपनी मर्जी से पहली इक्वेशन तो मिनट में डिराइव हो जाती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक तरफ रहेगी, इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। डी वी इक्वल टू आ जाएगा a इंटू डी टी, इंटीग्रेशन डी वी का हो गया v, इधर डी टी का हो गया t। तो सोल्व करके हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लेके कर सकते हो आप। तो v की वैल्यू u प्लस ए टी हमने पहली इक्वेशन से भर दी। तो यहाँ फिर दोबारा से इंटीग्रेशन किया लिमिट के साथ। टाइम, इधर टाइम वेरिएबल है और इधर पोजीशन x1 से x2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इसके 3 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे आ गया केस स्टडी। तो केस स्टडी बच्चों, इम्पल्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज नहीं, इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के। तो वही इसकी डायरेक्शन होती है जो हमारे मोमेंटम की होती है। तो इसलिए P2 माइनस P1 जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास P2 माइनस वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ उसने डायरेक्शन नहीं पूछ रखी, स्केलर है कि वेक्टर है। उसके बाद यूनिट पूछ लिए, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है तो इसलिए इसके यूनिट वही हो जाएंगे जो हमारे मोमेंटम के होते हैं। P2 माइनस P1 होता है ना चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तो इसके यूनिट भी क्या हो जाएंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इजी सही क्वेश्चन था। जो तीसरे क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक की। इम्पल्स कैलकुलेट करनी है, बॉडी की स्पीड 5 से 10 हो गई। तो 5 से 10 हुई तो ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेट करके दे रखा है। मास mv2 माइनस mv1, तो 5 से 10 हो गई तो आंसर आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी, डिस्कस द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 3+2 का कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पूछ रखे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आप देखो, पहला लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन इतनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। उसके बाद क्या कहता है? टेंजेंट टू फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल होता है सरफेस के। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पर भी, दो सतहें कैसी हैं आपस में। और डिपेंड करता है ये किस पे? इंडिपेंडेंट होता है ये एरिया के, जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन सेम हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़े डायग्राम भी बनाने चाहिए थे, मैंने भी थोड़ा सा क्या कर रखा है, थोड़ा शॉर्टकट में कर रखा है, इसलिए डायग्राम नहीं बनाए। नहीं तो तीनों क्वेश्चंस के डायग्राम बनाए साथ में 3 मार्क्स अच्छे लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में बच्चों क्या है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता नॉन कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन 0 होता है और इसमें वर्क डन 0 नहीं होता। तो 3 अंतर बहुत हैं 2 मार्क्स के लिए, एग्जाम्पल जरूर कोट करना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या है, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करें। तो यहाँ मैंने डेरिवेशन छोटी सी कर रखी है, टाइम ऑफ फ्लाइट की भी 2 लाइनों में ही हो गई। टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने में लगने वाला समय और नीचे वापस आने में लगने वाला समय बराबर होता है।
तो इसलिए एक टाइम ऑफ असेंट है, एक टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टाइम ऑफ असेंट डिसेंट के बराबर होता है एक बार। तो हम अगर किसी तरीके से टाइम ऑफ असेंट पता लगा लें तो टाइम ऑफ डिसेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें। ऊपर जाने में लगने वाले समय में हमने क्या किया, v इक्वल टू यू वाई प्लस एटी, क्योंकि u गिवन है, किस वेलोसिटी से उसको फेंका है, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऊपर जा करके 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो वी वाई के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, वी वाई 0 हो जाएगा। तो इसलिए वी वाई को क्या पुट कर दिया 0, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, जी और टी, टाइम ऑफ असेंट हो गया यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि आने और जाने में दोगुना टाइम लगा है, तो टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई जी हो गया। तो 3 नंबर में एक क्वेश्चन डायमेंशन वाला आया हुआ है, चेक द करेक्टनेस। तो करेक्टनेस में सभी फार्मूले पुट कर दो। यू इनिशियल स्पीड है, ए एक्सेलरेशन है, तो यू की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 पुट कर दी, यहाँ एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 पुट कर दी। तो हमारे पास सभी टर्म की डायमेंशन सेम आ गई। तो हमने कहा कि भाई क्योंकि सभी टर्म की डायमेंशन सेम है तो फार्मूला करेक्ट है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए तो है ही है ये, साथ में सीबीएसई के नीट की तैयारी के लिए सारे क्वेश्चन एक एक सोल्व करके दे रहे हैं बच्चे, क्विजीज और बहुत कुछ। थैंक्स बच्चों।